हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आशीष कुमार पांडे। आई एम अ फैकल्टी ऑफ फिजिक्स और आज मैं यहाँ पर हूँ आपके 3 डाउट्स बताने के लिए। तो चलिए आप चलते हैं वन बाय वन आपके पहले डाउट की ओर। तो आपका पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है 10 मीटर वायर इज केप्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इट इज़ फॉलिंग डाउन विद a स्पीड of 5 meters per second perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field of 0.3 into 10 raised to minus 4 Weber per meter square. The momentary potential difference induced between the ends of the wire will be. देखिए सिचुएशन को आपको अच्छी तरह से विजुलाइज कराने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा और मैं ये 3D डायग्राम ड्रॉ करूँगा 3 डायमेंशनल, ताकि आपको अच्छे से सिचुएशन विजुलाइज हो जाए, क्योंकि तभी स्टूडेंट हमें आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तभी हमें समझ में आएगा। जब तक हमें अच्छे से विजुलाइज नहीं होगा हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं। तो ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये स्टूडेंट्स मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ। ये तो दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट। ये हमारी डायरेक्शन हो गई। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे ये कैसे डायरेक्शन बनी है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डायरेक्शन बनी है, जैसे टेबल पे या फर्श पे मैंने बनाया हुआ है वैसा ही है। चलिए वायर बनाते हैं। आपको वायर दिया है ना कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो देखिए मैंने ठीक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर वायर बनाया है। ये हमारा वायर है। इसका जो लेंथ है वो हमें दिया है 10 मीटर्स। ओके, ये वायर जो है वो v की स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। ठीक है, ये v भी हमें गिवन है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, ये वेलोसिटी है। और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी दिया है। स्टूडेंट अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसे बी एच बोला जाता है, बी एच, बी हॉरिजेंटल। और इसकी वैल्यू भी दी है आपको 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना रॉड के एंड्स पे। एक एंड ये हो गया है और एक एंड ये है, इन दोनों पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना है। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सामने है और जो लेंथ है वो ऐसे है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर V, B और L ये तीनों वेक्टर्स ही फॉर्चुनेटली ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये फॉर्चुनेटली तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है स्टूडेंट, क्योंकि अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाता हमारे लिए। कैसे, देखिए अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसमें हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख देंगे ऐसे, डायरेक्टली हम लिख देंगे BVL। और अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते, इनके बीच में कुछ एंगल होता, तो फिर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता। फिर हमें इसे लिखते हैं DE इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट DL। इस इक्वेशन को लिखते और इसे इंटीग्रेट करके हम स्टूडेंट लिख पाते, डिफरेंशियल फॉर्म में हमें लिखना पड़ता। तो फॉर्चुनेटली ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन ये। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो बी मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 इंटू 10⁻⁴, वेलोसिटी है आपकी 5 और लेंथ है आपकी 10। एक बार चेक कर लीजिए तीनों SI सिस्टम में है, डेफिनेटली तीनों SI सिस्टम में है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, ये हो गया आपका 15 इंटू 10⁻⁴। इसे आप लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका SI यूनिट वोल्ट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। ऑप्शन में हमें पता चल चुका है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, बड़ी आसानी से भी हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज हमें और जानने की जरूरत है। एक्चुअली ईएमएफ की जब तक डायरेक्शन ना पता चले ना, तब तक हमें कहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन अधूरी है। अब फॉर्चुनेटली यहाँ पूछा ही नहीं गया तो यहाँ हमारा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये हम पता कर लेते हैं क्योंकि आगे हमारे काम में आएगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि फिजिक्स में जो ईएमएफ का डायरेक्शन दिया था वो क्या दिया जाता है। देखिए ये एक मैंने बैटरी बनाई है, सेल बनाई, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये इसका लो पोटेंशियल टर्मिनल है और ये इसका हाई पोटेंशियल टर्मिनल है। तो हमारी फिजिक्स में ईएमएफ का डायरेक्शन ये दिया जाता है, ठीक है ना। अब यहां पे ईएमएफ कैसे पता करेंगे, मोशनल ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसे कैसे पता करेंगे। इसको पता करने के लिए बड़ा अच्छा रूल है एक, लेकिन वो रूल भी तभी लगेगा जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, अदरवाइज नहीं लगेगा।
तो वो रूल है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये मेरा राइट हैंड है, तो ये मैं यूज़ करो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसमें 3 आपको ऐसा फिंगर्स रखनी है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है ना। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर देखिए हैं, आप चारों तरफ से देख ले। इसमें जो थंब हमारा होता है, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। थंब जो है हमारा मोशन का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ये वाली जो फिंगर है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड जिधर होगी उसको रखेंगे। और ये वाला हमारा यही तो है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना। इससे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए ये इक्वेशन, ये इससे भी आपको पता चल रहा है ये तभी होल्ड करेगा जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो बीएलवी, तब क्या करेंगे? तब स्टूडेंट सिर्फ यही काम, हमें इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी और इसी से ही डायरेक्शन भी पता करनी पड़ेगी। और चूंकि यहां पर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इससे हम मैग्नीट्यूड पता करेंगे और डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। चलिए मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। तो थंब को रखिए आप किधर की तरफ, थंब है हमारा मोशन, तो थंब को रखना है हमें डाउन। ओके, चलिए पहले मैग्नेटिक फील्ड सेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें रखनी है सामने की ओर। जैसे मेरे पीठ के पीछे साउथ है और मेरे आगे सामने नॉर्थ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। थंब को रख दिया नीचे क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, तो ये डायरेक्शन आ रहा है। ये डायरेक्शन आने का मतलब ये है ईएमएफ का डायरेक्शन ये आ गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये निगेटिव। पॉजिटिव नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट ये बोलना चाहिए ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल होगा, ये लो पोटेंशियल टर्मिनल होगा। तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और हमारा क्वेश्चन हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन ये। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। In the circuit shown in figure, the 5 ohm resistance develops 20 calorie per second. Okay. Due to the current flowing through it, the heat developed in 2 ohm resistance in calories per second is okay. इसमें हमें 5 ओम में कितने कैलोरीज पर सेकेंड पावर जनरेट हो रही है वो गिवन है, और 2 ओम में कितने कैलोरीज पर सेकेंड पावर जनरेट होगी पूछा है। 5 ओम का गिवन है, 2 का पूछा है, बड़ी आसानी से होगा। बस इसमें एक हमको बड़ा सोचने वाली बात है, कैलोरीज पर सेकेंड। कैलोरीज पर सेकेंड, देखिए यहाँ पे हम जनरली पावर के जो फॉर्मूले यूज करते हैं, चाहे वो I²R हो या फिर V²/R हो ना, ठीक है, या चाहे फिर VI हो, ये कोई भी फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो इससे हम जो पावर जो हमको पता चलती है ना, वो वॉट में पता चलती है, वॉट में। लेकिन यहाँ किस में दी है? या तो कैलोरीज पर सेकंड में दी है। तो अब यहाँ पे ध्यान है, ओह ये तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो तो 4.18 कन्वर्जन फैक्टर डालना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, वैसे करने को कर सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें अपना टाइम भी तो बचाना है ना स्टूडेंट्स। तो हम एक कांस्टेंट के डालेंगे और हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर देंगे। टाइम बचाना हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। चलिए देखते हैं, मैं इसका एक दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 ओम, ऊपर जो है 6 और 9 है, उनको मैं कंबाइन करके, सीरीज में है ना स्टूडेंट्स, तो मैं उन्हें कंबाइन कर देता हूं। ये बन गया डायग्राम। ये हमारा 2 ओम है, ये 6 और 9 सीरीज में है तो ये 15 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया है। आइए देखते हैं, ये करंट हमारी आई, ये है वोल्टेज V। एज्यूम कर लीजिए कि वोल्टेज यहां पर V है। स्टूडेंट्स 5 और 15 पैरेलल में है तो इनको वोल्टेज सेम ही मिलेगा, डेफिनेटली सेम मिलेगा, कुछ भी कर लो आप, पैरेलल में है ना। और आप रेजिस्टेंस देखो 5 और 15, रेशियो क्या पता चला आपको? 1:3। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना है, रेजिस्टेंस में रेशियो 1:3 है, तो डेफिनेटली करंट में रेशियो 3:1 हो जाएगा। यानी कि जो टोटल करंट आई है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, I1 और I2। उन I1 और I2 का रेशियो पता चल गया मुझे। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं यहां पे I1 है और थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं पे I2 है, तो एक्चुअली मुझे यह पता चल गया कि I2 जो है ना वो 3 टाइम्स ऑफ I1 होगी, क्योंकि तभी प्रोडक्ट I और R का सेम बनेगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें करना क्या है, हमें I को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना जिसमें 1 और 3 का रेशियो हो। तो ये क्लास 7th 8th में हम लोगों ने पढ़ा है, किसी भी नंबर को ऐसे डिवाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दैट इज दिस इज 3I/4 और ये हो जाएगा I/4। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग डालते हैं I/4,
और यहाँ पे हम लोग डालते हैं 3i/4। और जरा चेक कर लीजिए क्या वोल्टेज सेम आ रहा है क्या। i/4 इंटू 15 करिए, आएगा 15i/4, दैट इज वोल्टेज। 3i/4 इंटू 5 करिए, 15i/4, अगेन सेम वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज सेम होना भी चाहिए। तो करंट्स पता चल गए स्टूडेंट्स। अब तो क्वेश्चन समझिए हो गया, अब बचा नहीं कुछ भी क्वेश्चन में। चलिए 5 ओम का पावर लिखते हैं। तो 5 ओम का पावर लिखते हैं हम लोग I²R से। 5 ओम में करंट कितनी है, 3i/4, ये हो गया I² और R5। ठीक है, ये पावर आ गई, लेकिन ये पावर वॉट में आएगी। ठीक है ना, ये 20 कैलोरी तो नहीं आने वाली, वॉट आएगी। लेकिन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 20 कैलोरी, और यहाँ पे के कन्वर्जन फैक्टर डाल देंगे। के इज कन्वर्जन फैक्टर, कुछ भी है के, हमें मतलब नहीं। चलिए अब 2 ओम के लिए चलते हैं। इसके लिए 2 ओम की पावर, 2 ओम में करंट I² डाल दीजिए, इसका रेजिस्टेंस 2, और इसकी पावर कैलोरीज में लेट से पी ही है हमारा आंसर, वो कैलोरीज में होगी, कैलोरीज पर सेकेंड। और यहाँ के डाल दीजिए, कन्वर्जन फैक्टर आखिर वॉट में, इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। चलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारी बन चुकी हैं। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 20/P, और इधर पर आई कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका 9/16, और इधर बचेगा आपका 5/2। ओके, तो इधर पे आएगा 20 इंटू 16 इंटू 2 ओवर 9 इंटू 5, दिस इज P। ओके, चलिए इसको कट कर देते हैं, 5 4 जा हो जाएगा, तो यानी कि पावर हमारी कैलोरीज में आने वाली है 4 इंटू 32/9। ओके स्टूडेंट, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगी आपकी 14.2 कैलोरीज पर सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है भी, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए, ये क्वेश्चन एक्चुअली स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये मतलब ऐसे वर्बली कर सकते हैं आप इसको। इसके लिए बस आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स पता होना चाहिए स्टूडेंट। मैं आपको इसके लिए रिजल्ट्स बता देता हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ द मास shown in the figure is slightly displaced and then let go, then the system shall oscillate with a time period of स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दीजिए। आपको पता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे SHM परफॉर्म होगा, और SHM का टाइम पीरियड हम लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट ये जानिए कि ये होता है स्प्रिंग में पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं स्प्रिंग का। और अगर दो स्प्रिंग ऐसे पैरेलल में हो ना, K1 और K2, तो हम लोग उनका इक्विवेलेंट ऐसे लिखते हैं, ऐसे बिल्कुल कैपेसिटर की तरह से स्टूडेंट, बस यही ध्यान रखिए, कैपेसिटर की तरह से। और अगर दो सीरीज में हो तो स्प्रिंग, तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही कैपेसिटर की तरह, 1/K1, वेरी गुड, 1/K2। ठीक है, पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे, सीरीज में हो तो ऐसे, ये अपने को मालूम है। अब हमें क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए इसमें एक डायग्राम बनाते हैं। ऊपर वाली तो हमारी स्प्रिंग के लगी रहने दो, ओके। नीचे वाली इन दोनों का इक्विवेलेंट लगा देते हैं अपन। तो इन दोनों का हम लोग इक्विवेलेंट जब ऐप लगाएंगे यहां पे, तो के और के पैरेलल में है, डायरेक्टली ऐड करिए, दैट इज 2K। ओके, चलिए अब एक और डायग्राम। अब आपको ये दोनों किस में दिख रही हैं, सीरीज में। चलिए तो अब इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बड़े आसानी से हो जाएगा, कुछ करना नहीं खास पड़ रहा है। सीरीज के लिए ये वाला है ना रिजल्ट। ठीक है, एक सेकेंड रफ में करके देख लेते हैं। 1/2K प्लस 1/K, ये आ जाएगा कितना, 3/2K। तो K इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारा, 2K/3। गुड, तो अब हम इसे लिख देंगे 2K/3, और ये तो वही M है। अब टाइम पीरियड कैसे लिखोगे आप, T इज इक्वल टू, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड याद है ना, T इज इक्वल टू 2πm/K। वेरी गुड, ये हो गया 2π। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मास, स्प्रिंग का तो मास होता नहीं स्टूडेंट, आइडियल स्प्रिंग है, मास है। और K जो है ये K सिस्टम का है, K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2K/3।
2k/3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 3m/2k, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, तो इसका टाइम पीरियड आ चुका है आपका 2m/3k। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो हो रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, ये थे हमारे तीनों क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए हो। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।